नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने एपिसोड, अपना शो जिसका नाम है रूबरू विथ रियल आर्टिस्ट। इस शो में आपको जानने को और मिलने को मिलता है कुछ ऐसे शख्सियत से, कुछ ऐसे आर्टिस्ट से जो आपको काफी इंस्पायर करते हैं, आपको काफी कुछ सिखाते हैं। आज के शो में ऐसे ही एक बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन आर्टिस्ट के साथ मैं आपको मिलाने जा रहा हूं, जो कि यूनाइटेड किंगडम से, जिन्होंने मास कम्युनिकेशन यानी कि जर्नलिज्म का पढ़ाई करा है और वो अभी काफी अच्छा खासा उनका एक्सपीरियंस भी रहा है। वो कंटेंट राइटिंग भी करती हैं, बच्चों को मोटिवेट भी करती हैं और उन्हें किस तरीके से अपने लाइफ को पॉजिटिवली जीना है इसका भी तालीम देती हैं यानी कि सिखाती हैं। तो आज हमारे साथ इस शो में जुड़ चुकी हैं अत्मिका दुबे, जो कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन किया है। तो बिना किसी देर के हम डायरेक्टली आपको मिलवाते हैं आज के गेस्ट यानी कि आज के आर्टिस्ट अत्मिका दुबे से। अत्मिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा शो जिसका नाम है रूबरू विथ रियल आर्टिस्ट। Thank you for having me. ओके, सो अत्मिका, इससे पहले कि हम आज के इस एपिसोड को स्टार्ट करें और आगे बढ़े जहां पे सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन, लाइक आप कहां से बिलोंग करती हैं, आपने बेसिक क्वालिफिकेशन क्या करा है और अभी आप फिलहाल क्या कर रही हैं। तो अगर आप अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दें तो फिर आज का सवाल और जवाब का सिलसिला हम शुरू करेंगे। ओके, तो मेरा नाम आत्मिका दुबे है और मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। फिलहाल मैं, जैसा कि आपने पहले ही बता दिया, कि मैं फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग करती हूँ और उसके अलावा मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो यूनाइटेड किंगडम में जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन में कंप्लीट कर चुका है। और अभी इस वक्त मैं अपना मास्टर्स कर रही हूँ साइकोलॉजी में और साथ में अपना फ्रीलांस बिजनेस भी ग्रो कर रही हूँ। अत्मिका, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये आपसे ये जो बातचीत करने में बहुत सारे बच्चों का एक बहुत बड़ा सवाल जो कि उनके मन में रहता है वो भी सॉल्व हो जाएगा। कि बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट करके पूछते हैं कि सर, मुझे बाहर पढ़ाई करने जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं, कब जा सकते हैं, कौन सा, लाइक 10 के बाद जाऊं कि 12 के बाद जाऊं। तो ये भी क्वेश्चन आज हमारा इसमें क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसी से और बात करते हैं कि अत्मिका, अगर किसी को भी सपोज मान लो कि यूनाइटेड किंगडम या बाहर जाकर पढ़ाई करनी है तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो आपको, अगर फॉरेन में एजुकेशन करने के लिए जाना है, तो हमेशा आपको अपने ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहिए। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि जब आप अपना 12th कंप्लीट करते हैं तो आप अपनी स्कूल लाइफ को एक्सपीरियंस करने के बाद राइट आफ्टर मुझे जाना, ऐसा लगता है कि उतना मैच्योर डिसीजन नहीं है जो मैंने लिया, क्योंकि जो एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है फॉरेन कंट्री में जाके पढ़ाई करना, वहाँ के कल्चर में एडजस्ट करना और सारी चीजें खुद से मैनेज करना। तो जब आप मास्टर्स लेवल पे आ जाते हैं तो काफी कुछ मैच्योरिटी आप गेन कर लेते हैं, थोड़ा एक्सपोज ऑलरेडी हो चुके होते हैं अपनी कॉलेज लाइफ से, तब आपको जाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और जैसे यूजुअली मैंने भी यही देखा है कि यूके में मोस्टली लोग जो है वो मास्टर्स करने के लिए ही आते हैं। यूके, कनाडा, यूएसए, कहीं भी जर्मनी जो जाते हैं वो मोस्टली मास्टर्स करने जाते हैं। और मैं जो गई थी वो ग्रेजुएशन के लिए गई थी, जो कि एक अच्छा डिसीजन तो था ही, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बट फिर भी अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मास्टर्स करने जाती तो मैं काफी और अच्छे से ग्रूम हो चुकी होती, मेरी जो कैरियर चॉइसेस है वो और भी ज्यादा क्लियर हो गई होती। क्योंकि हम जब 12th के बाद आते हैं तो उतनी कैरियर गाइडेंस हमारे पास, विजन जो है वो उतना क्लियर नहीं होता, हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे बच्चों को मैं देख चुकी हूँ कि 12th के बाद वो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट चूज करते हैं, फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि नहीं, ये तो उतना है ही नहीं हमारे लायक, या इसमें तो उतना मजा ही नहीं आ रहा है। अब वो अगर आपने एक फॉरेन कंट्री में किया तो उसमें आप अपने पैसे भी इन्वेस्ट करेंगे, टाइम, सब कुछ इन्वेस्ट करेंगे, और फिर उसके बाद अगर आपको बीच में रियलाइज होता है कि वो आपके लिए नहीं है, तो इट्स वेरी हार्ड टू लीव इन बिटवीन। तो इसलिए मुझे लगता है कि मास्टर्स में काफी कुछ क्लैरिटी आ जाती है। कुछ लोगों को नहीं आती है, बट उनका परसेंटेज बहुत ही कम है। मोस्टली 80 to 90% लोगों को मास्टर्स में ये क्लैरिटी आ जाती है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, क्या चूज करना है। तो मास्टर्स करें सबसे पहले तो। और सेकंड चीज, अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए, जैसे
मुझे जो है वो एक यूके ईसी करके एक एजेंसी है यूके की, उन्होंने मुझे हेल्प करा था मेरा पूरा एप्लीकेशन सेटअप करने में। तो बहुत सारी इंडिया में भी एजेंसीज है जो ये इसमें आपको हेल्प कर सकती हैं। बाकी आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू करते हो तो उसमें ज्यादा आपको एक गाइडेंस मिल सकता है, क्योंकि थोड़ी प्रोसेस उतनी कंफ्यूजिंग तो नहीं है, बट थोड़े बहुत स्टेप्स हैं, जैसे कि आपका जो पर्सनल स्टेटमेंट लिखना है तो वो आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि उसको कैसे ड्राफ्ट करना है, उसमें क्या क्या चीजें हैं स्पेसिफिकली जो इंक्लूड करना है। तो वो एक चीज हो सकती है। देन आपका जो आइल्स का एग्जाम है वो इसमें नॉर्मली सब्जेक्ट्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपने चूज किया है, उस हिसाब से अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बट मेन जो रिक्वायरमेंट है वो आइल्स है, वो सभी के लिए है। तो आइल्स में आपका लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग आता है, तो उसके लिए आपको अपनी इंग्लिश जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है। तो उसकी जैसे मैंने प्रैक्टिस 2-3 महीने पहले से स्टार्ट कर दी थी। जैसे इंग्लिश में स्पीकिंग स्किल्स जो, तो आप थोड़ा बहुत बात करना घर के लोगों से, तो हम यूजुअली लोग बोलते हैं कि घर के लोगों से इंग्लिश में बात करो, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड है तो उससे ही आप नॉर्मली अगर कॉल कर रहे हैं तो उससे आप इंग्लिश में बात करें, या फिर खुद ही अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करें और उसमें कोई भी टॉपिक एक ले लो और उसमें इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर दो, ऐसा कर सकते हैं। और आजकल तो यूट्यूब से काफी हेल्प मिल जाती है, ऑडियोज भी रहती है, तो उससे लिसनिंग और रीडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं अपना बताऊं तो मैंने एक ऑनलाइन क्लासेस ली थी आइल्स के लिए भी, पर मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी। आप खुद से भी इसकी प्रिपरेशन, ऑनलाइन बुक्स ऑर्डर कर सकते हो, आप बुक से भी काफी हेल्प मिलती है। तो ये सारी चीजें करके आप आइल्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, और फिर एग्जाम अगर आपने प्रिपेयर किया तो काफी स्मूथ वे में वो आप क्लियर कर सकते हो। और इसके अलावा तो बाकी सारी प्रोसेस अपने आप ही क्लियर स्टेप बाय स्टेप होती जाती है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अत्मिका, एक चीज और बताइए कि अगर कोई बंदा ग्रेजुएशन करना चाहता है तो लमसम उनको कितना खर्चा लग जाता है ग्रेजुएशन करने के लिए यूके में? ग्रेजुएशन करने के लिए फ्रैंकली स्पीकिंग, जैसे आपका जो ट्यूशन फी है आपका, तो जैसे मेरा जो जर्नलिज्म का था, मेरी जो ट्यूशन फी थी वो एक साल की जो ट्यूशन फी थी वो 19,000 पाउंड थी। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कॉस्ट जो है वो काफी इंक्रीज हो जाता है। जो नेशनल है उनके लिए ऑब्वियसली कम रहता है, बट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो काफी ज्यादा होता है। जो जैसे मेरी ट्यूशन फीस थी कार्डिफ यूनिवर्सिटी की, वो 19,000 पाउंड पर मंथ थी। एग्जैक्टली मैं नंबर मुझे याद नहीं, बट हाँ 19,000 ही थी। और उसके अलावा जैसे जो लिविंग कॉस्ट है, जैसे मैं जब एक अपने फ्लैट में रह रही थी, तो उसमें ऐसा था कि 4 लड़के हम मिलके रह रहे थे, उसमें जो पर पर्सन का जो चार्ज था वहां पे वो था 300 पाउंड पर मंथ का। और उसके अलावा आपका जो ग्रोसरी है उसका उसका अलग होता है, फिर आपके जो यूटिलिटी बिल्स हैं उनका अलग होता है, ट्रैवल एक्सपेंसेस जो है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा वॉक करती थी ताकि जो ट्रैवल एक्सपेंसेस है वो मैं सेव कर सकूं। तो कुल मिला के अगर मैं इंडियन करेंसी में बताऊं तो वी कैन से कि 10 10 to 40 lakhs तो लग ही सकता है। इस फिर वो भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी चूज की, आपका कोर्स कैसा है, बट 10 to 40 lakhs के बिटवीन आपका खर्चा। हाँ, मतलब मान के चलते हैं कि 30-40 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे 3 साल के ग्रेजुएशन जो भी रहेगा उसमें सब कुछ मिला के। ऑब्वियस ही बात है कि उसमें वहां पे हमें खाना खुद कुक करना पड़ता है, और अगर खाना खुद हम कुक नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारी अकोमोडेशन ऐसी होनी चाहिए जो हमें खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका अलग अमाउंट लगता है। बट बीइंग एन इंडियन स्टूडेंट मुझे ऐसा नहीं लगता कि वहां पे जो अकोमोडेशन का जो फूड था वो उस इंडियन स्टैंडर्ड का था। तो यूजुअली स्टूडेंट्स वहाँ खुद कुक करते हैं अपना खाना। तो वो ग्रोसरीज और इंडियन जो स्पाइसेस हैं और सारी जो चीजें वहां पे थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, तो उसका थोड़ा सा रहता है। बट यूजुअली वहाँ पे स्टूडेंट्स काफी पार्ट टाइम जॉब्स भी करते हैं, जैसे मैंने भी एक स्टूडेंट एम्बेसडर की जॉब करी हुई है वहां पे। तो उसमें भी मुझे पर आवर का 9 पाउंड मिलता था। वो जॉब मैंने 2 मंथ्स तक करी। ऐसी बहुत सारी अलग अलग जॉब पोस्टिंग्स है जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से भी मिलती है, और फिर आप बाहर भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये वहां पे जाके हम बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि ये जॉब करके हम छोटे हो जाएंगे और ऐसा कुछ। कैफेज में सब जगह स्टूडेंट्स काम करते हैं, तो उससे भी आपके काफी खर्चे निकल जाते। ग्रेट, अमेजिंग, लवली। और ये जानना भी बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे बहुत
मतलब आजकल के जो बच्चों हैं उनमें एक होड़ सा लगा हुआ है कि मुझे बाहर जाना है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि वहां जाने के बाद क्या होगा। और कभी-कभी तो बहुत बार ऐसा भी हुआ है, मैंने खुद देखा है कि बच्चे वापस आ गए क्योंकि वहां पे सरवाइव नहीं कर पाए। सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो सवाल है आत्मिका आपसे वो ये है कि कंटेंट राइटिंग की दुनिया में आपका इंटरेस्ट कैसे आया और आप कंटेंट राइटर कैसे बनी? अ, ऐसा है कि मुझे राइटिंग में बचपन से ही काफी इंटरेस्ट था, तो मुझे 5th क्लास से ही पता था कि मुझे अपना जो करियर है वो राइटिंग की फील्ड में ही बनाना है। ये क्लैरिटी मुझे 5th स्टैंडर्ड से ही थी। बट उसके बाद ये नहीं पता था कि राइटिंग में करियर कैसे बनाना है और किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। आप ऑथर बन सकते हो, आप जर्नलिस्ट बन सकते हो, बहुत कुछ है। तो इसलिए मैंने 12th के बाद डिसाइड किया कि मैं जर्नलिज्म करूंगी। अब जर्नलिज्म मैंने कर तो लिया, बट उस टाइम पेंडेमिक चल रहा था। तो 2021 में मेरा ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट हो चुका था। बट उसके बाद मैं जो है वो इंडिया वापस आ गई थी, और वहां पे मैं जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर पा रही थी, बिकॉज कोविड चल रहा था और सिचुएशन काफी एक मेस चल रहा था बहुत बड़ा। तो उसमें कोई क्लैरिटी मुझे मिल नहीं रही थी कि कौन सी जॉब्स के लिए मैं अप्लाई करूं, कैसे जाऊं वहां पे वापस, क्योंकि वहां पे भी बहुत बुरी सिचुएशन चल रही थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया, फिर मैंने और रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि कंटेंट राइटिंग जो है वो अभी काफी डिमांड में है। और ये काफी ऐसी चीज है जो आप आराम से घर बैठ के इसको कर सकते हो। तो इसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। यूट्यूब से मैंने थोड़ा बहुत आइडिया लिया, बट मुझे फिर भी डिटेल में कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक कोर्स करूं इससे रिलेटेड। तो मैंने 2-3 मंथ्स का कोर्स किया, जिससे मुझे थोड़ा बहुत एक एवरेज आइडिया लग गया कि ये क्या होता है कंटेंट राइटिंग। उसके बाद वो करने के बाद मैंने अपने थोड़े कॉन्टैक्ट्स में बात की। जैसे मेरे एक रिलेटिव है, उन्होंने मुझे बताया कि ये लड़की भी कंटेंट राइटिंग करती है, तो तुम इससे बात करो, इससे तुम्हें हेल्प मिलेगी। तो मैंने उनसे बात करी। अब जब मैंने उनसे बात करी तो उनने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आती है तो मैं तुम्हें बताऊंगी। तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी, जो उन्हीं की एक फ्रेंड थी, उनने पोस्ट की थी। तो उनने मुझे बताया कि इनको जरूरत है कंटेंट राइटर की। तो मैंने उनसे हाँ बोल दिया, और मैंने जब उनसे बात करी तो उनको मैंने एक छोटा सा ब्लॉग लिख के दिया, जो कि उन्हें पसंद भी आ गया। तो बस वहीं से मैंने, वो मेरी फर्स्ट क्लाइंट थी, जो मुझे कहना चाहिए 30 रुपीज पर वर्ड पे कर रही थी, जो कि बहुत कम था। यानी कि 300 रुपीज एक ब्लॉग के लिए, जो कि 800 वर्ड्स का था, जो कि बहुत कम था। बट फिर भी स्टार्टिंग के लिए इट वाज नेसेसरी, क्योंकि स्टार्ट में आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि आपको बहुत बड़ा अमाउंट मिल जाए, या फिर स्टार्टिंग के लिए हमें बस ये चाहिए होता है कि एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, एक मौका मिल जाए। तो वही मुझे मिला, और मैंने तुरंत ही हाँ बोल दिया। तो मैंने उनके लिए बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे, उन्हें मेरा काम बहुत पसंद आता था। तो फिर उन्होंने मुझे अपना एक टेस्टिमोनियल दिया, एक रिव्यू दिया। तो उससे मैं फिर अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करने लगी। ऐसे मुझे छोटे मोटे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इधर उधर से मिलते गए कॉन्टैक्ट्स के थ्रू। बट फिर बाद में मुझे लिंक्डइन के बारे में पता चला कि लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ऐसे ही लोग जो मेरी तरह क्रिएटिव फील्ड में है, जैसे कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, इन सब में जो है वो वहां पे लिंक्डइन में काफी एक्टिव है। और वहां पे अगर हम कंटेंट पोस्ट करते हैं तो क्लाइंट्स खुद ही हमारे पास आते हैं, यानी कि इनबाउंड लीड्स आती है हमारे पास। तो ये मुझे पता चला वहां से। तो मैंने लिंक्डइन में कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। और उसके कुछ टाइम बाद मुझे बहुत अलग अलग तरह के क्लाइंट्स मिलने लगे वहां से, कुछ अच्छे कुछ बुरे। बट सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला, और ऐसे ही करते करते मुझे बहुत सारे लोगों के साथ मैंने काम किया, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ किया। तो इस तरह से मैंने स्टार्ट किया इसको। ग्रेट, अमेजिंग, लवली। आत्मिका, मुझे एक चीज और बताइए कि ये स्टोरी टेलिंग क्या होता है? लाइक जो लोग स्टोरी टेलिंग पे भी, जैसा कि आपने भी काम किया है, स्टोरी टेलिंग क्या है? स्टोरी टेलिंग बेसिकली ये है कि जो, जैसे हमारी दादी और नानी जो है वो हमें कहानी सुनाती थी, राइट? तो अगर कोई सेम चीज अगर हमको सिर्फ ऐसे बताए कि सच बोलने का फल जो है वो हमेशा मीठा होता है, या फिर लालच बुरी भला है, अगर कोई हमें ऐसे समझाए तो हमें लगता है हाँ हाँ ठीक है, हमें पता है। बट इसी चीज को अगर कोई एक कहानी के वे में समझाता है तो हमको बहुत जल्दी समझ में आता है। जैसे कि बहुत सारी अलग अलग कहानियां हैं जो बचपन में थी। जैसे एक मुझे एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो कहानी शायद एक लोमड़ी और एक किसी के बीच में थी, जिससे लालच का हमको लेसन मिलता है, राइट? तो वो एक मैसेज जो है वो एक स्टोरी के थ्रू अगर कन्वे किया जाए तो वो दिमाग में काफी अच्छे से बैठता है।
तो स्टोरी टेलिंग ये होती है, जैसे कोई भी अगर ब्रांड है, जैसे कि Amazon है या फिर कोई भी बड़ा ब्रांड है, तो वो कस्टमर्स को कैसे हेल्प कर सकता है वो एक स्टोरी के थ्रू अगर बताएगा तो लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये स्टोरी टेलिंग का काम होता है। या फिर जैसे मैं आप जो हम कर रहे हैं ये भी एक स्टोरी टेलिंग ही है, मतलब मैं अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि कैसे मैंने इस चीज, कैसे मैं क्या थी और क्या बनी, या फिर कैसे मैं किसी चीज में आगे बढ़ी। तो ये बेसिकली स्टोरी टेलिंग होती है जिसमें हम एक मैसेज होता है बट वो हम एक कहानी के वे में उसको समझते हैं। आत्मिका, अब आगे बढ़ते हैं और एक चीज जो आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, खास करके ये 10, 11, 12 वाले जो बच्चे होते हैं। चूंकि आपका जर्नी एक रहा है, आपने इंडिया में भी पढ़ाई करी है, फिर आपने फॉरेन और यूनाइटेड किंगडम जैसे कंट्री में जाके आपने पढ़ाई करी है, तो जाहिर सी बात है कि आपने जो जर्नी है, लाइक एक 10 से लेकर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने तक की जो आपकी जर्नी रही थी, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वो एक बहुत ही लाइक उससे सीखा जा सकता है बहुत कुछ। तो आपके हिसाब से अगर कोई बच्चा 10th 11 या 12 में है तो उन्हें अपने करियर कैसे चूज करना चाहिए, लाइक कौन से बेसिस पे चूज करना चाहिए उनको? आजकल तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे आजकल नहीं, मतलब हमेशा से ही, मेरे टाइम पर भी और हमेशा से ही बच्चे जो अब फील्ड चूज करते हैं वो अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके काफी ज्यादा करते हैं। जैसे मेरा दोस्त ये कर रहा है तो चलो मैं भी ये कर लूं, और मैंने भी ये चीज करी थी। जैसे मेरा जो सब्जेक्ट था 10th 11th एंड 12th में वो ह्यूमैनिटीज था, और मैं हिंदी लिटरेचर में शुरू से ही काफी अच्छी थी, मुझे पसंद भी था हिंदी। लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि फिजिकल एजुकेशन जो है वो काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा है, तो मैंने उनकी बात में आकर फिजिकल एजुकेशन चूज कर लिया। फिर बाद में मुझे उसमें इतनी प्रॉब्लम हुई क्योंकि वो काफी डीप में चला गया और मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं आता था पढ़ने में। तो वहीं पे मुझे लगा कि अगर मैं हिंदी लिटरेचर चूज कर लेती तो मुझे वो सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग भी था और उसमें अच्छी स्कोरिंग भी हो जाती, तो शायद मेरे परसेंट और बन सकते थे। बट अब हम उस चीज को चेंज तो नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मैसेज ये रहेगा कि बिल्कुल अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको साइड में कर दो, वो आपका कैरियर बिल्कुल बनाने नहीं वाले हैं। अपना विजन जो है वो स्ट्रेट रखो, मतलब क्लियर रखो कि जो जिसमें जिस चीज में आप इंटरेस्ट है आपका और जिस जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है वही सब्जेक्ट आप चूज करो। बाकी किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हो सकता है जिन जिन फ्रेंड्स के लिए हमने अपना सब्जेक्ट चेंज किया हो वो उसमें अच्छा स्कोर कर ले और आप पीछे रह जाओ, वो अच्छे कॉलेज में चले जाए या फिर उन्हें अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी या बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाए और आपको फिर वो नहीं मिलेगी क्योंकि आप उस चीज में अच्छे हो ही नहीं। तो फ्रेंड को सबसे पहले हमें साइड में रखना है। उसके बाद फैमिली जो है वो हमको यूज, जैसे मेरी फैमिली जो है उन्होंने मुझे काफी अच्छा गाइडेंस दिया। मतलब मेरे पापा को पता था कि मैं ह्यूमैनिटीज में अच्छी हूँ और वो उसी में मैं अच्छा कर सकती हूँ, और मैं बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो रही थी कॉमर्स की तरफ। उसका रीजन भी यही था कि मेरे फ्रेंड्स सारे कॉमर्स में थे, तो मुझे लगता था कि यार मैं ह्यूमैनिटीज में अकेले चली जाऊंगी, फिर मस्ती नहीं कर पाएंगे, तो मैं कॉमर्स लेने वाली थी। बट मुझे अब लगता है कि अच्छा हुआ मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे कॉमर्स मेरा है ही नहीं, वो नेचुरली मेरे में वो चीज है ही नहीं कि मैं कॉमर्स को अच्छे से समझ पाऊँ। तो ह्यूमैनिटीज, क्योंकि हर बच्चे को अंदर से पता होता है कि उसे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, ये बात बहुत ही एक फैक्ट है कि हर किसी को अंदर से पता होता है कि यार ये सब्जेक्ट मेरा बहुत अच्छा है, इसमें मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे ये लेना चाहिए। बट सोसाइटी, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स की बातें इतनी ज्यादा फीड हो जाती है दिमाग में, तो हम भटक जाते हैं। तो हमें सिर्फ अपने अंदर की आवाज सुननी है और फिर किसी भी फील्ड को चूज करना है। और दूसरी चीज ये कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें खुद भी नहीं पता होता, हमें लगता है यार हम किसी में ही अच्छे नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है और जो हम अच्छे हैं, या फिर हमारे स्कूल में वो सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होता है। कभी कभी जैसे ह्यूमैनिटीज जो है वो हमारे शहर के बहुत सारे स्कूल्स में नहीं है, तो फिर बच्चों को कॉमर्स लेना पड़ता है क्योंकि ह्यूमैनिटीज है ही नहीं। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको देखना चाहिए कि आप 10 से उस चीज की प्लानिंग करो, 10th 9th 10th में डिसाइड कर लो कि मुझे ये सब्जेक्ट लेना है, उसके लिए फिर मुझे स्कूल चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो और थोड़ी रिसर्च करो कि अगर आपने कोई सब्जेक्ट लिया तो फिर उसका फ्यूचर क्या है, उस सब्जेक्ट से जो है वो कैरियर अपॉर्चुनिटीज कितनी बाहर निकल रही हैं। तो ये सारी बेसिस आप अपना 10th और 9th 10th से थोड़ी सी रिसर्च हल्की हल्की स्टार्ट कर दो, ताकि 11th में आके एकदम से ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लो जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए अच्छा नहीं। ग्रेट, गुड।
अब एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे, क्योंकि देखिए अगर 10th का एक बच्चा है, 11th का एक बच्चा है, तो शायद उसे ये नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है आगे चल के। वो कई बार बहुत जगह से इन्फ्लुएंस होकर यहाँ पे आ जाता है और वो गलत फील्ड भी चूज कर लेता है। तो अत्मिका, आपके हिसाब से किसी भी बच्चे को अपने अंदर की जो हुनर है, जो स्किल है, सपोज जरूरी नहीं है कि हर बच्चा सिर्फ आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस लेकर ही पढ़ाई करें, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें हैं, जैसा कि आप भी कर रही हो कंटेंट राइटिंग, उसके बाद एआई का पढ़ाई है, एनिमेशन है, ग्राफिक्स डिजाइन है, विजुअल इफेक्ट्स है, डिजिटल मार्केटिंग है। देयर आर लॉट ऑफ क्रिएटिव कोर्सेज अवेलेबल इन द मार्केट, जिसके बारे में बहुतों को पता भी नहीं है। कुछ लोग ड्राइंग में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि इसका फायदा हमें कहाँ मिलने वाला है। तो आपके हिसाब से किसी भी बच्चे को अपने अंदर के स्किल्स को, अपने अंदर के हुनर को कैसे पहचाना जाना चाहिए? ये तो ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें बचपन से ही पता होता है कि हम इस चीज में अच्छे हैं, और ऐसे कुछ होते हैं जिनको नहीं पता होता है, तो वो डिफरेंट चीजें ट्राई करते हैं। जैसे स्कूल में भी वो अलग अलग चीजों में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम ऐसा है कि हम पार्टिसिपेट ही नहीं करते एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, हम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो वो हमको अपने अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है या फिर जो स्किल है वो सामने नहीं आ पाती है। और आज की जो जनरेशन है वो तो एक तरीके से ब्लेस्ड है इंटरनेट की वजह से, ऑल्दो वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं कुछ जगहों पे, बट इंटरनेट की वजह से वो बहुत सारा कुछ एक्सप्लोर अंदर की चीजें कर सकते हैं। क्योंकि आजकल देखिए कि यूट्यूबर्स भी इतने सारे हो गए। जैसे मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जिनके बच्चे ये बोलते हैं कि हमें यूट्यूब क्रिएटर बनना है। तो इस तरह सोशल मीडिया की मदद से वो बहुत, जैसे लिंक्डइन पे ही वो अपना अकाउंट क्रिएट कर लें पहले से ही, तो उसमें वो बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि वो उनकी जर्नी क्या थी। तो अपनी नजर जो है, वो आईज जो है वो अपनी ओपन रखें, और हर चीज क्यूरियोसिटी रखें अपने अंदर, क्योंकि जो क्यूरियस है उसे क्लैरिटी कहीं ना कहीं मिल जाती है। और जो अपने आप को एक बंद दरवाजे में रखता है, उसके साथ यूजुअली ऐसा होता है कि वो अपने ही थॉट्स में रिवॉल्व करता रहता है। और जो क्यूरियस है वो डिफरेंट लोगों से बात करेगा, उनके ओपिनियंस जानने की कोशिश करेगा, सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करेगा, तो जरूर उसे क्लैरिटी मिल सकती है कि वो किस चीज में अच्छा है या फिर किस चीज में उसे आगे जाना चाहिए। क्योंकि कैरियर जो है वो हमेशा इस चीज में हम नहीं बना सकते कि हम इस चीज में अच्छे हैं तो हम बना लेंगे। कभी कभी उसका हमें डाउनफॉल्स भी देखने पड़ते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। बिकॉज ऐसा भी होता है ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसका ले लें, जैसे कॉपी राइटिंग, तो उसका भी ये चल रहा है कि यार अब एआई आ गई तो हमारा क्या होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो उनको कंफ्यूज कर सकती है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। तो उनको हमेशा अपनी आईज जो है वो ओपन रखनी चाहिए और डिफरेंट लोगों से बात करती रहनी चाहिए, कि सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट करने की बजाय जैसे आप जैसे वीडियोस बना रहे हैं, और भी ऐसे लोग हैं जो अलग अलग तरह के वीडियोस बना रहे हैं, उनके वीडियोस देखने चाहिए, तो उनको जरूर पता चलेगा कि क्या स्किल्स हैं उनकी जो अच्छी है। सो अत्मिका, जैसा कि आपने कहा, आजकल के बच्चों में ये एक नया होड़ सा चला हुआ है कि लाइक हर किसी को यूट्यूबर बनना है और रातों रात फेमस होना है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि आपके हिसाब से एक 8, 9, 10 या 11, 12 का बच्चा यूट्यूब पे आता है और चैनल बना लेता है, फिर कुछ भी अपलोड करता है, उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट करता है और वो ये बताने की कोशिश करता है कि मैं यूट्यूबर बनूंगा, मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूं। आपके हिसाब से ये कितना सही है? इस पे मुझे ये लगता है कि जिस टाइप का कंटेंट वो डाल रहे हैं यूट्यूब पे, वो उस पे भी काफी डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई बच्चा है जो ऐसा कंटेंट डाल रहा है जो उसकी एज अप्रोप्रिएट नहीं है, या फिर ऐसा कंटेंट डाल रहा है जो मिसलीडिंग है, या फिर जो टाइम वेस्ट है, बेसिकली किसी की हेल्प नहीं कर रहा है, या फिर कोई पर्पस नहीं है उस वीडियो के पीछे, तो मुझे लगता है कि उसका कोई सेंस नहीं है। क्योंकि वो ये जो 9, 10, 11 वाला ये वाला जो टाइम है, इसमें हमें फिजिकली भी काफी एक्टिव रहना चाहिए, ऑल्दो हमेशा रहना चाहिए, बट ये पीरियड जो ऐसा है इसमें स्पेशली हमें अपनी फिजिकल हेल्थ पे, ग्रोइंग स्टेज है ये। तो इसमें अगर आप बहुत ज्यादा टाइम अगर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने स्पेंड करोगे या फिर मोबाइल स्क्रीन के साथ, तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको हार्म ही मिलेगा। तो यूट्यूब से हेल्प लेने का मेरा सेंस ये था कि ऐसे क्रिएटर्स को देखो जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि पहले क्या था, जो जब मैं 12th में थी तो उस टाइम इतना यूट्यूब जो है वो इतना ग्रो नहीं हुआ था, उतना सामने नहीं आया था। तो हमें कोई भी, या तो हमारे गाइडेंस के लिए हमारे टीचर्स थे, या फिर बुक्स थी, या फिर हमारे पेरेंट्स थे, या फ्रेंड्स जो है वो थे, या सोसाइटी रिलेटिव्स।
बट अब जैसे यूट्यूब में बहुत अच्छे क्रिएटर्स होते हैं जो काफी अच्छा कैरियर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो सिर्फ बकवास बातें, आई मीन ऐसी बातें नहीं करते हैं जो सिर्फ फेक हो, रियलिटी फैक्ट्स की बातें करते हैं। तो ऐसे क्रिएटर्स को अगर वो देखेंगे तो वो जरूर ग्रो करेंगे। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि यूट्यूब जो है वो आपको आपके दरवाजे खोल भी सकता है और फिर आपको एक तरीके से आपको बर्बाद भी कर सकता है। क्योंकि देखो, कंटेंट क्रिएट करने के लिए मुझे लगता है कि एक एक्सपीरियंस होना तो जरूरी है। विदाउट एक्सपीरियंस यू कांट क्रिएट एनी कंटेंट जो कि आपको सोसाइटी को या किसी दूसरे को हेल्प कर सकेगा। आजकल के बच्चे उल्टा पुल्टा वीडियो डालते हैं, कहीं से उठा के कुछ भी डाल दिया, तो इससे क्या होता है कि अल्टीमेटली उनका टाइम ही वेस्ट हो रहा है। तो अब अत्मिका, एक सवाल और आपसे कि आपके हिसाब से एक बच्चे का ग्रोथ में, लाइक एक बच्चे का जो करियर सिलेक्शन वाली बात होती है, जहां पे उसका करियर ग्रोथ होता है, उसमें पेरेंट्स का क्या रोल है और कितना रोल है? पेरेंट्स का तो बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज पेरेंट्स जो है वो बच्चे का करियर जो है वो बहुत बदल भी सकते हैं या फिर उसको पूरी तरह से खत्म भी कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ यूजुअली जैसे बहुत मूवीज भी बनी इसके ऊपर कि हमेशा बच्चों को पहले ये फोर्स किया जाता है कि डॉक्टर और इंजीनियर बनना है या ऐसी कोई वेल रेप्यूटेड जॉब हासिल करना है। इसके अलावा अगर किसी को कोई आर्टिस्ट बनना है, फोटोग्राफर बनना है, तो उसमें ज्यादा प्रमोट नहीं करते थे। तो उस बच्चे उसका रीजन से ऐसा होता था कि बच्चे उस जॉब में फंस जाते थे और वो मेंटली काफी ज्यादा, वो जॉब उनको मिल भी जाती थी और वो पैसे भी कमाते थे, बट वो मेंटली इतना हैप्पी फील नहीं करते थे और इस वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते थे। बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती थी। और वहीं अगर अगर हम ये देखेंगे, अगर उसी जगह पर पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं कि अगर वो बच्चा बोल रहा है कि नहीं मुझे एक आर्टिस्ट बनना है या फिर मुझे एक फैशन डिजाइनर बनना है, तो वो उसको सपोर्ट करते हैं और उसको सही एक गाइडेंस देते, तो वो बच्चा अलग लेवल पर जा सकता था। जैसे आज भी अगर किसी भी ऐसे आर्टिस्ट से बात करें जो जो थोड़ी क्रिएटिव फील्ड में, तो वो हमेशा यही बताता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मैंने लड़ झगड़ के या फिर उनसे अपना कांटेक्ट जो है वो खत्म करके मैं आगे बढ़ा। तो अभी तो काफी सारे पेरेंट्स जो है वो इस चीज को समझने लगे हैं कि अगर फोर्स करके वो उनको किसी कैरियर में ढकेलेंगे तो उसका कोई सेंस नहीं है। बच्चा जो है वो अल्टीमेटली उसकी जो इमोशनल और मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो वो पूरी तरह से खराब ही होनी है, तो वो अब वो ज्यादा फोर्स नहीं करते हैं बच्चों को। लेकिन फिर इसमें एक डाउनफॉल ये भी है कि अगर आप फोर्स नहीं करते हो, बोलते हो हाँ तेरे को जो करना है कर, तो उसमें ऐसा भी होता है कि बच्चा फिर उस चीज को ग्रांटेड में भी ले सकता है कि हाँ पेरेंट्स ने तो मुझे बोल दिया जो करना है करो, तो क्यों ना मैं कुछ ही नहीं करूं। और उसमें ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा बहुत आलसी हो जाए क्योंकि उसको लग रहा है कि हाँ पेरेंट्स तो मुझे सब करके दे रहे हैं तो मुझे करने की क्या जरूरत है। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को एक बैलेंस क्रिएट करके रखना चाहिए, उनको सही गाइडेंस दिखाने में, और अगर उनको सही रास्ता मिल गया है तो फिर उसमें उनको आगे बढ़ाने में। बिकॉज अगर हम पूरा ये बोल देंगे कि हाँ तुमको जो करना है करो, तो फिर जैसा कि मैंने बोला कि जैसे आजकल जो है कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते ही नहीं है अपने बच्चों को, उनको लगता है कि हाँ ये सब कुछ कर लेगा, तो फिर बच्चे के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, वो डायरेक्शनलेस होता है, कंफ्यूज्ड होता है और फिर एट द एंड ऑफ द डे वो फिर उसका करियर अच्छे से सेट हो ही नहीं पाता है। तो बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। ग्रेट। क्योंकि मैं अत्मिका पिछले 15 साल से एनिमेशन, वीएफएक्स, ग्राफिक्स, आर्किटेक्चर, डिजिटल, इस फील्ड में मैं पिछले 15 साल से काम कर रहा हूं और मैंने अपने लाइफ में तकरीबन 3000 से ज्यादा बच्चों को ट्रेन किया है, जिसमें ऑलमोस्ट ऐसे कई बच्चों से मैं मिला हूं। मैं कॉलेजेस में मैं मोटिवेशन स्पीच देने जाया करता था। मैं ऐसे कई बच्चों से मिला हूं जो एनिमेशन, वीएफएक्स में अपने मेन करियर को छोड़कर, यानी कि मेन जो ट्रेडिशनल पढ़ाई है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एमबीए, बीबीए को छोड़कर, वो अपने घर वाले से थोड़ा सा अपोज होकर या फिर उन्हें बहुत मिन्नतें समझाने के बाद वो इस फील्ड में आए हैं और आज वो अच्छा खासा मुकाम पे काम कर रहे हैं। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे सिंगापुर, लंदन, कनाडा में भी बच्चे काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हमने इस इंटरव्यू वाले सेक्शन में काफी सारे बच्चों का इंटरव्यू भी लिया है।
तो मेरा भी कहने का वही मतलब है कि अगर कभी कभी किसी केस में होता है कि गार्जियन को नहीं पता होता है इस फील्ड के बारे में, अभी एक बच्चा आज बोले अपने मम्मी पापा को जो थोड़े लाइक पुराने ख्यालात के हैं कि मम्मा मुझे कंटेंट राइटर बनना है, तो नोबडी विल सपोर्ट, वो भी डर जाते हैं कि लाइक पता नहीं ये कौन सा जॉब है, पता नहीं तुम्हें आगे जाके करियर आपका बनेगा नहीं बनेगा, तो थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं, राइट? हम्म, एग्जैक्टली हाँ, तो इस पे मुझे ये लगता है कि कभी कभी कंटेंट राइटिंग और ये सारी जो फील्ड्स हैं वो काफी शुरू में जो है इसमें बहुत स्ट्रगल होता है और इंस्टेबिलिटी होती है कि यार क्लाइंट्स मिल ही नहीं रहे हैं। जैसे मेरे साथ भी कभी ऐसा एक बीच में पीरियड आया था जिसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे क्लाइंट्स अच्छे मिल नहीं रहे हैं। ऐसे क्लाइंट्स आ रहे हैं जो बहुत ही लो क्वालिटी हैं, जिनको आपके काम की कोई वैल्यू ही नहीं है, जो आपको टाइम पर पेमेंट्स नहीं देते हैं। तो फिर ऐसे में मेरी मम्मी को लग रहा था कि ये कैसी फील्ड तुमने चूज करी है जहाँ पे तुम्हारी मेहनत का पैसा भी है, तुम्हें टाइम पे नहीं देते हैं। तो ये इंस्टेबिलिटीज तो है, बट फिर धीरे धीरे जब मैं ग्रो होते गई, मुझे अच्छे क्लाइंट्स भी मिले और जिन्होंने मुझे टाइम पर पेमेंट की, इवन एडवांस में भी पेमेंट की, तो फिर उन्हें बिलीव हुआ कि नहीं, दोनों टाइप के क्लाइंट्स हैं, वो तो आपके ऊपर है कि आप कितने स्मार्ट हो अपने क्लाइंट्स को चूज करने में, और आप एडवांस पेमेंट्स अपनी पहले से सेट करके रखते हो। तो वही है, तो ये चीज भी मुझे जब धीरे धीरे इसमें मैं एक्सपीरियंस हुई तब पता चली। अब शुरू में मुझे पता ही नहीं था कि एडवांस भी ले सकते हैं, मुझे लगता था हाँ काम करूंगी फिर पैसा मिलेगा। बट बाद में मैंने और क्रिएटर्स को देखा तो मुझे पता चला कि हाँ इसमें 50% हम एडवांस में ले सकते हैं और 50% फिर जब हम काम हो जाए तो तब एग्जैक्टली तो इसमें क्लाइंट को और दो मुझे राइटर को दोनों को सेटिस्फैक्शन मिलता है और सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ग्रेट। अत्मिका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरती से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया और बहुत सारे बच्चों की डाउट भी क्लियर हो जाएगी। अब इससे पहले कि हम इंटरव्यू को खत्म करें इस एपिसोड को, उससे पहले 2 सवाल और हैं हमारे जहन में जो हम आपसे करना चाहेंगे। एक तो ये कि कंटेंट राइटर बनकर आदमी महीने का कितना कमा सकता है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो स्काई इज द लिमिट। आई मीन ऑब्वियसली ऐसा भी नहीं कि मतलब क्योंकि अभी जितने क्रिएटर्स को मैं देख रही हूँ जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो काफी अच्छा, मतलब 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक वो जा रहे हैं। तो वो टोटली डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप के क्लाइंट्स मिले हैं आपको, और कितने स्किल्ड हो आप, बेसिकली इस पे और डिपेंड साथ ही करता साथ है। आप और फ्रीलांस कर रहे हो या फुल टाइम कर रहे हो ये भी डिपेंड करता है, राइट? ये भी डिपेंड करता है, और आप जो अपने क्लाइंट के लिए क्या रिजल्ट्स लेके आ रहे हो, ठीक है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि अगर आप अपने क्लाइंट्स के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आओगे, या तो आप उसकी सेल इंक्रीज करवाओगे या फिर उसकी जो सोशल मीडिया पर जो एक पर्सनल ब्रांड है वो अच्छा क्रिएट करोगे जिससे उसको इनडायरेक्टली फायदा मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो खुश होगा और उसको आपके स्किल्स पर बिलीव होगा कि हाँ इससे मुझे कुछ फायदा मिल रहा है, तो वो उस हिसाब से आपको पेमेंट देगा। और अगर आप नॉर्मल एवरेज काम करोगे जिसमें आप उनको सिर्फ लिख के दे दोगे और उससे उनको कोई फायदा नहीं होगा, और या तो फिर उन्हें गाइड नहीं करोगे इससे उन्हें क्या फायदा हो सकता है, तो फिर आपकी पेमेंट भी एवरेज रहेगी। तो इस पे तो मुझे लगता है कि आपके रिजल्ट्स पर डिपेंड करता है कि आप कैसे रिजल्ट्स क्रिएट कर पा रहे हो, उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी। और बिल्कुल ये मैं कह सकती हूँ कि बहुत अच्छी पेमेंट आपको मिल सकती है। इतनी मतलब बहुत सारे लोगों से मैं ऐसे देख रही हूँ जो बहुत ही मतलब अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के दूसरे अपने खुद के घर में रह रहे हैं और इवन बहुत अच्छी लाइफस्टाइल को अचीव कर पाए हैं वो। बट ऑब्वियसली ये एक स्लो प्रोसेस है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये जो ऐसा जो लोग आपको बोलते हैं कि 3 मंथ्स के अंदर या फिर 6 मंथ्स के अंदर आपको ये मिल जाएगा, तो वो मुझे उतना उस चीज पर बिलीव नहीं होता है। इट टेक्स टाइम और बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा जो है वो कोल्ड ईमेलिंग करनी पड़ती है, अलग अलग क्लाइंट्स के साथ काम करना पड़ता है, फिर आप उन ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हो। ग्रेट। ओके, सो इससे पहले कि हम एपिसोड को खत्म करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप न्यू कमर्स को, जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं या अभी अभी जिन्होंने 12 पास किया है और क्रिएटिव फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बनाने जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगी? और उनके लिए तो मैं ये दूंगी कि सबसे पहले तो वो लिंक्डइन में अपना एक अकाउंट क्रिएट करें, क्योंकि लिंक्डइन जो है वो काफी हेल्पफुल ऐप है। जैसे अगर देखें कि हम भी जो है वो लिंक्डइन के थ्रू ही कनेक्ट हुए, तो लिंक्डइन जो है वो एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही एक यूजफुल ऐप है।
जिसको यूज करके वो बहुत अच्छे से अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं, क्लाइंट्स मिल सकते हैं उनको, तो वो अपनी प्रोफाइल जो है वो लिंक्डइन पर बनाए। एक काफी क्लियर सी, एक क्रिस्प सी एक अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएं। और भले उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं तो वो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अपने बायो में डाल दें और उस पर नॉर्मली कंटेंट क्रिएट करना शुरू करें। उससे उनको काफी हेल्प मिलेगी और धीरे धीरे वो अपने आप ही उनको समझ में आते जाएगा कि किस टाइप का कंटेंट उन्हें पोस्ट करना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी शुरू में अगर उनके पास आ रही तो उसको मना मत करिए, क्योंकि ऐसा मत सोचिए कि फ्री में क्यों करें या इतने कम में क्यों करें। शुरू में जो ये है, ये हार्डशिप्स थोड़ी सी हमें फेस करनी पड़ती हैं 6 मंथ्स तक। उसके बाद फिर अपने आप ही जब हमारी ग्रास इसमें स्ट्रांग हो जाती है, होल्ड हमारी क्रिएट हो जाती है, तो फिर आराम से हम इसमें काफी आगे जा सकते हैं, अपने हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। बट शुरू में थोड़ा सा आप फ्लेक्सिबल रहिए इसके लिए। और लिंक्डइन पर ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कंटेंट ही क्रिएट कर रहे हैं, अलग अलग लोगों के साथ नेटवर्क भी करिए। जैसे आपको लगता है कि इस फील्ड में ये बंदा है या फिर ये बंदी है जो एक्सपर्ट है, तो उसके साथ नेटवर्क करिए, उसको मैसेज करिए और पीछे मत पड़िए उसके, लेकिन उनसे मैसेज करके जैसे एक कॉल शेड्यूल करिए, एक जूम मीटिंग शेड्यूल करिए और अलग अलग लोगों से बातचीत करिए। तो डेफिनेटली ये बताइए, ऐसा करिए कि आप उनके माइंड में रहें, तो अगली बार अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो वो आपको अप्रोच कर पाए। बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे जो कॉन्टेक्ट्स है वो तो हमारे जो आसपास के लोग हैं उन्हीं से मिल जाते हैं। मैं जैसे मैंने अपना बताया कि मेरी जो मौसी है उनके पहचान में एक लड़की थी जो ये काम कर रही थी। अब उन्होंने मुझे उसका नंबर दिया और फिर जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने मुझे दूसरी एक लड़की है जिनको एक राइटर की जरूरत थी, उनसे मिलवाया। तो ऐसे अपने आसपास के लोगों को भी बताइए कि आप इस चीज में काम कर रहे हैं, तो वो भी आपको सजेशंस देंगे। और लिंक्डइन का पूरा पूरा इस्तेमाल करिए, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी ये सारी जो फील्ड है हमारी, क्रिएटिव फील्ड जैसे राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, इनमें लिंक्डइन काफी यूजफुल है। तो ये करिए। फिर अपना पोर्टफोलियो भी जरूर बनाइए, जो भी काम आपने किया है उसको एक जगह पे डालिए पोर्टफोलियो बनाकर। और जिसके लिए भी आप काम कर रहे हैं, भले वो आपको पेमेंट ना करे, बट उनसे रिव्यूज लेना कभी मत भूलना कि उनको आपका काम कैसा लगा, क्योंकि ये जो है वो पेमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे फिर आप दूसरे लोग जो है वो, उनका आप पे ट्रस्ट बढ़ेगा कि हाँ ये जो है ये काफी ट्रस्टेबल रिलायबल इंसान है, कि दूसरों के साथ काम कर चुकी है और दूसरे ने भी इसका जो काम है वो अप्रूव किया है, तो हम इसे हायर कर सकते हैं। ग्रेट। ओके, सो थैंक यू सो मच आत्मिका, आपका इस शो में आने के लिए और अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद काफी सारे बच्चों का काफी सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि लाइक कैसे करियर बनानी है, अब्रॉड में जाकर पढ़ाई कैसे करनी है, कितना कॉस्ट लगेगा, किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करना है। तो ये सारे सवालों का आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ जवाब दिया है, तो इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए हमारे इस शो में। और उम्मीद है कि अगर हमारे बच्चों का, अगर हमारे ऑडियंस का डिमांड रहा, अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम आपको दोबारा इनवाइट करें अपने शो पे, जहां पे हम और भी, क्योंकि सवाल तो बहुत होते हैं लेकिन अगर वीडियो भी लंबी हो जाती है तो कोई भी बच्चा देखना नहीं चाहता उसको, और फिर वो हमारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो हम आपको जरूर डिस्टर्ब करेंगे, एंड होप कि आप भी हमारे शो में वापस आना जरूर चाहेंगी। थैंक यू सो मच आत्मिका। हाँ, मुझे भी बहुत मजा आया। और मैं तो चाहती हूँ कि मेरी जो जर्नी है उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अब्रॉड में पढ़ने जाना चाहते हैं, फिर कंटेंट राइटिंग शुरू करना चाहते हैं, वो सीखें। क्योंकि मुझे जो एक्सपीरियंसेस जो थोड़े बुरे रहे हैं, मैं चाहती हूँ उनके साथ ना हो। तो मे भी हम सेकेंड पार्ट इस पे भी क्रिएट कर सकते हैं कि कैसे कैसे क्लाइंट्स को पहचाने जो अच्छे हैं बुरे हैं। तो आई होप हम सेकेंड, बिल्कुल बहुत जल्द हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए इसका सेकेंड पार्ट भी, जहां पे हम और भी डिटेल में बात करेंगे हाउ टू फाइंड द क्लाइंट, हाउ टू लाइक बिल्ड अप क्लाइंट नेटवर्क्स, बहुत सारी चीजें। तो इस वीडियो को आप, अगर कोई भी लगता है आपको कि इसकी दूसरी पार्ट आपको चाहिए, तो प्लीज आप इसे कमेंट करके हमें जरूर बताना। और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। आत्मिका का जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे, आप इनके साथ कनेक्शन बनाइए, इनको लिंक्डइन पे फॉलो कर लीजिए, ताकि कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप प्रोफेशनली इनसे बात कर सके, और कहीं पे भी अगर आप अटक रहे हो तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल सके। थैंक यू सो मच आत्मिका हमारे शो में आने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। ज्यादा से ज्यादा कमेंट आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक आना चाहिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, फैला दो।
मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।